नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उमर जहाँ कहानी का दूसरा भाग। हमारी कहानियों की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। अनवर अली ने फिर उसी पुरस्कार लड़की को देखा। वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अनवर अली ने कहा, तुम कौन हो और बार बार क्यों मुझे दिखाई देती हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है या किसी मुसीबत में हो तुम? वो लड़की अनवर अली के सवालों का जवाब दिए बिना वहाँ से चल पड़ी। अनवर अली ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल उस लड़की को आवाज़ दिए जा रहे थे, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ती जा रही थी। अनवर अली भी लगातार उनका पीछा किए जा रहा था। वो लड़की कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। अनवर अली अनवर अली उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। चलते चलते वो उसी हवेली नुमा बड़े से घर के बाहर जा पहुंची जहां अनवर अली को लाशें मिली थीं। उस घर के पास वो कोहरे में ही गायब हो गई। अनवर अली समझ चुके थे कि वो लड़की इसी मकान में है। अनवर अली ने इस मकान का ताला पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए वहाँ का दरवाज़ा खुला था। अनवर अली अंदर दाखिल हुए। वे अंदर जाकर उस लड़की को पुकारने लगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो और मुझे सुन रही हो। तुम मुझे बार बार दिखती हो, मेरा पीछा करती हो। तुम मुझसे कोई काम होगा। तुम आ तुम मुझसे कुछ चाहती हो, इसलिए बार बार सामने आ जाती हो। देखो, अगर मुझसे कोई काम है तो मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर कई महीनों तक तुम्हें नहीं मिलूँगा। इतना कहकर अनवर अली चुप हो गए। उन्हें अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उन्होंने पलट कर देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। अनवर अली ने उससे कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? इस पर उस लड़की, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी, सब कुछ बताऊंगी, अपनी ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगी, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। अनवर अली ने हैरानी से कहा, कैसी शर्त? इस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी। अनवर अली ने कहा, लेकिन कैसी मदद? इस पर लड़की ने कहा, वो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने के बाद ही बताऊंगी। अनवर अली ने कहा, बिना जाने मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा। क्या पता तुम्हारी शर्त कैसी हो? तुम मेरे जरिए किसी का नुकसान पहुंचाना चाहती हो या किसी गलत काम में मेरी मदद लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इस पर उस लड़की ने कहा, मेरी मदद करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप पर कोई दबाव भी नहीं है। आप ना करें मेरी मदद। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, आपके साथ मेरी उम्मीद भी चली जाएगी। अनवर अली ने सोचा, अगर इसको मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो ये अब तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। पहले इसकी कहानी सुनते हैं, फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। अनवर अली ने उस लड़की से उसकी मदद का वादा कर लिया। वो लड़की अनवर अली को अपनी दास्तां सुनाने लगी। उसने कहा, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हम अक्सर यहाँ आते रहते थे, यहाँ के लोगों से मिलते थे, बात किया करते थे, लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अफसोस तो इस बात का है कि बिना किसी जुर्म के मैं यहाँ सजा काट रही हूँ। मेरा नाम जोया है, मैं एक जिन हूँ। जोया की बात सुनकर अनवर अली ने कहा, क्या जिन? तुम जिन हो? इस पर जोया ने बीच में टोकते हुए कहा, आप मेरी दास्तां सुनो, आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मैं जिन हूँ। मैं अक्सर इस दुनिया में आकर इंसानों के बीच रुकती थी। आप एक नमाजी इंसान हैं, आपको जिन और उनकी दुनिया के बारे में मालूमात होगी। हमारी दुनिया के भी कुछ कानून होते हैं। हमारी दुनिया में जिन्नातों का एक बादशाह होता है। उसकी हुकूमत सभी जिन्नातों पर चलती है। उसकी इजाज़त के बिना हम इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते।
बादशाह सिर्फ कुछ ही कबीलों को इंसानी दुनिया में जाने की इजाज़त देते हैं। शर्त यह रहती है कि किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना ही उनसे कोई ताल्लुक़ रखना है। इंसान हमें ना पहचान पाए, इसलिए कभी-कभी हम जानवरों और सांपों की शक्ल में इंसानों की दुनिया में आते जाते रहते हैं। जो कोई जिन बादशाह की हुक्म की नाफरमानी करता है तो बादशाह उसे सजा देते हैं। हम लोगों को इंसानी दुनिया में आने की इजाज़त थी। मैं अक्सर अपनी बहन के साथ यहाँ आती थी। अलग अलग शक्ल हर दिन बदलती थी ताकि कोई हमें पहचान न सके। यहाँ की वादियों में हम अक्सर घूमा करते थे। उसी बीच मैंने आपको भी देखा। इंसानों के मुंह से आपकी तारीफ़ें सुनी थी, तब से मैं आपको जानती हूँ। मैं इन वादियों में एक रात अपनी बहन रजिया के साथ टहल रही थी कि तभी अचानक मैंने खूब सारे घोड़ों की आवाज़ें सुनी। हम लोगों ने देखा कि कई आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बंदूक लिए चले आ रहे थे। वे सब बीच जंगल में आकर रुक गए। उन्होंने किसी को बंधक बना रखा था। हम लोग वहीं जाकर उन्हें देखने लगे। उन सब ने वहां डेरा डाला और उस आदमी को पेड़ से बांध दिया। जिसे वो बंधक बनाकर लाए थे। उस आदमी का सिर एक कपड़े से ढका हुआ था। मैं समझ गई थी कि वे लोग डाकू हैं। वे सब अब उस आदमी का अब उस आदमी का क्या करेंगे, ये देखने के लिए हम दोनों वहीं रुक गए। वे हमें देख नहीं सकते थे क्योंकि हमने खुद को उनके आगे जाहिर नहीं किया था। उन सभी डाकुओं में उन सब का सरदार उठा। उसने कहा, इसे होश में लाओ। इतना सुनते ही उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उस बंधे हुए आदमी के मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही उसका नूरानी चेहरा मैंने देखा तो मैं देखती ही रह गई। इतना नूरानी चेहरा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। बेहोशी की हालत में भी वो शख्स बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। मैं उसी पल उस पर आशिक हो गई थी। वो डाकू कपड़ा हटाने के बाद उसके गालों पर चांटे मारने लगा। फिर एक ने कहा, पानी मारो इस पर, तब होश आएगा। उस पर दूसरा डाकू उठा और अपने प्याले की शराब उसके मुंह पर दे मारी। उस लड़के को अब होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली तो डाकुओं के सरदार ने उसके माथे पर बंदूक की नाल रख दी और कहा, होश में आ गए प्यारे। बहुत ऐंठन थी ना तुझमें, खूब फूल रहा था अपने आदमियों पर। अब बता क्या करूं तेरा। इस पर उस नौजवान ने उस डाकू से कहा, हाथ खोल कायर, तब बताता हूँ। वो वाकई बहादुर था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। डाकू ने उसके चेहरे पर घूंसों की बौछार शुरू कर दी और उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। डाकू ने उसके बालों को पकड़कर खींचा और उससे कहा, तेरे बाप ने मेरे भाई को पकड़वा दिया था और उन गांव वालों ने मेरे भाई को पीट पीट कर मार डाला था। तब से मैंने तेरे खानदान को ख़त्म करने का इरादा कर लिया था और आज तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तेरे बाप को भेज दूंगा। उन सभी के इरादे काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। डाकू ने कहा, इसे खोलकर ज़मीन पर लिटा दो, फिर इसके जिस्म के टुकड़े करो, मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। वो सब डाकू उठे और उस लड़के की रस्सियाँ खोलकर उसे ज़मीन पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर खूंटे से बांध दिए। ऐसी हैवानियत देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं चाहती तो उन सब को मौत के घाट उतार देती, लेकिन मैं मजबूर थी। मगर मैं उस नौजवान को बचाना चाहती थी। वो डाकू अपने हाथों में तलवार लेकर आगे बढ़ने लगे। मैंने अपनी बहन से कहा, इसे बचाना होगा। इस पर रज़िया ने कहा, लेकिन हम इंसानी दुनिया में दखल नहीं दे सकते, यह अल्लाह का हुक्म है। इस पर मैंने कहा, किसी मरते की जान बचाना भी अल्लाह का हुक्म है और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। इतना कहकर मैंने अपना जादू चलाया और देखते ही देखते उस जंगल में हजारों सांप उस जगह पर आ गए। डाकू सांपों से घिर चुके थे। उन्हें समझ न आया कि एक पल में ये क्या हो गया। इतने सारे सांप कहाँ से आ गए। सारे सांप अपने बिलों से निकलकर वहाँ जमा हो चुके थे। उन लोगों ने सांपों पर बंदूक चलाई, लेकिन किसी भी सांप को कुछ नहीं हुआ। उल्टा वे सांप उछलकर उन डाकुओं के हाथों और गर्दन में बैठ गए।
डर के मारे उनके हाथों से बंदूकें छूट गई। सभी सांपों से जान छुड़ाकर घोड़े पर सवार हुए और वहां से भाग निकले। मैंने सभी सांपों को अपने काबू में कर लिया था, इसलिए किसी भी सांप ने किसी भी डाकू को डसा नहीं था। डाकुओं के जाने के बाद सारे सांप वापस चले गए। अब वो नौजवान वहीं बंधा रह गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। थक हार कर उसने मदद के लिए आवाज़ें लगाई। मैं तुरंत तो उसके पास नहीं गई, क्योंकि अगर तुरंत जाती तो उसे शक हो सकता था। थोड़ी देर रुक कर खुद को इंसानी दुनिया में जाहिर किया और फिर अपनी बहन के साथ उस नौजवान के पास पहुंची। वो मेरी बहन को नहीं देख सकता था, क्योंकि मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि वो खुद को उसकी नज़रों से छुपाए रहे। मैं कुछ देर के बाद उसके सामने से गुजरी। उसने मुझे देखा तो मदद के लिए आवाज़ लगाई। मैं अनजान बनती हुई उसकी तरफ देखने लगी और दौड़ के उसके पास गई। मैंने उससे कहा, क्या हुआ और तुम्हें तुम्हें इस तरह किसने बांधा है? इस पर उस नौजवान ने कहा, मुझे डाकू यहाँ पर पकड़ लाए थे और उन्होंने ही बांधा है। मैंने कहा, तो डाकू कहाँ गए? इस पर उसने कहा, डाकू वो ये सब तो भाग गए, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गए। तुम मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से खोल दो, कहीं वो लोग फिर से वापस ना आ जाएं। मैंने उसकी सारी रस्सियाँ खोली। वो काफ़ी जख्मी था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ लाने से पहले भी डाकुओं ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसके गालों से, हाथ पैर से खून निकल रहा था। वो थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर वो वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। मैंने उसे सहारा दिया और उसे वहाँ से दूर निकाल लाई। हम लोग वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए थे। हम लोग एक पुरानी इमारत के पास पहुँच गए थे। मैंने उसे वहीं पर बिठाया। उस नौजवान ने पानी की मांग की। मैं उसके नज़रों से थोड़ा दूर गई, फिर पानी लेकर वापस आई। मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसमें बेहोशी अभी भी मुसलसल जारी थी। वो कब बेहोश हो जाए कोई भरोसा ना था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं छुप सकूँ, तो मुझे वहाँ छुपा दो। थोड़ा ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूँगी। मेरा इतना कहना ही था कि वो नौजवान वहीं पर बेहोश हो गया। मैंने देखा तो उसको काफ़ी तेज बुखार चढ़ा हुआ था। मैं अभी कुछ करने ही वाली थी कि तभी मेरी बहन ने कहा, चलो दीदी, अब यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ अब हमें काफ़ी समय हो चुका है और अपनी दुनिया में लौटने का समय हो चुका है। समय से ना पहुँचे तो हमें सज़ा मिलेगी। हमारी दुनिया का एक नियम है, अगर हम सुबह सूरज निकलते ही किसी दूसरी दुनिया में गए हैं तो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही हमें अपनी दुनिया में वापस आना होता है। और ये समय था जब सूरज निकलने वाला था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने जल्दी से उसके चारों ओर एक हिसार बनाया ताकि उसे और कोई नुकसान ना हो, और वहाँ से अपनी दुनिया में चली गई। अपनी दुनिया में जाने से पहले, अपनी दुनिया में वापस आने से पहले मैंने उन डाकुओं को वहाँ आते हुए महसूस किया। मैं काफ़ी डर गई। हिसार तो बदरूहों और जानवरों के लिए था। इन डाकुओं के लिए वो हिसार काम न करता, क्योंकि हम कोई ऐसा हिसार बना ही नहीं सकते थे जिससे किसी इंसान को नुकसान हो। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन मुझे वहाँ से ले गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी की अगली कड़ी को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।